आज किट्टू शादी में जा रही है मैम, हो सकता है इसलिए ना आए क्लास में। ओके सर। सर नहीं आएगी वो 3 दिन तक। हाँ छुट्टी में वो शादी पार्टी करने जा रही है, मेरे लिए लड्डू लेकर आएगी। मैम आपने बोला था कि आप इफेक्ट से शुरू करवाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट से। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। इज द बोर्ड क्लियरली विजिबल टू यू ऑल? यस मैम। ओके, आज मुझे आपको स्टार्ट कराना है मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म आपके हाइड्रोकार्बन का भी पार्ट है और जीओसी का भी पार्ट है। देखो, हमारी वैसे तो बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, बट उन सब, एक सेकंड मुझे एक बार माइक चेक करना है, एक सेकंड। Am I audible now? यस मैम। ओके, तो देखो अब आपको मुझे आज आपको स्टार्ट करवाना है रिएक्शन मैकेनिज्म। बट मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कराऊं उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में हमारी रिएक्शन बहुत सारे तरह की हैं, बट उनमें से मेजरली जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट तरह की आपकी रिएक्शंस होती हैं, वो एक है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेकंड है आपकी एडिशन और थर्ड है आपकी एलिमिनेशन। ये जो रिएक्शंस हैं ये अब हमें कुछ कुछ कैटेगरीज में पढ़नी है। जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन फर्दर 3 तरह का पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जब पहले कौन अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। सेकंड हो गया न्यूक्लियोफिलिक, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। थर्ड हो गया फ्री रेडिकल, अगर पहले फ्री रेडिकल ने अटैक किया। ऐसे ही एडिशन भी 3 तरह की होती है, यही तीनों, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। एलिमिनेशन 2 तरह की होती है, E1 एंड E2। एडिशन रिएक्शन की भी यही 3 कैटेगरीज हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और फ्री रेडिकल्स जो है वो डिटेल में बताया था, ताकि आपको ये पता हो कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन फ्री रेडिकल है, अटैक कैसे होगा, किसने अटैक किया, कैसा चार्ज है उसके ऊपर। यही सब समझाने के लिए आपको ये रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले पढ़ाए थे। तो आज मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आज हम लोग मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन और एंटी मार्कोनिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोकार्बन का टॉपिक, आज हम ये दोनों मैकेनिज्म खत्म करेंगे। एक मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन और एक एंटी मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन। अब इतना तो मुझे पता है कि आप सब लोगों का एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो सबको रटी हुई है, अच्छे से रटी हुई है। मुझे बताएंगे आप लोग एडिशन रिएक्शन क्या होती है? मान्या, एडिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? मैम नहीं पता। कोई भी एक रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट अगर दे सकते हैं तो उस रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। जैसे A + B
गिव्स यू सी। दो रिएक्टेंट ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन। दो से ज्यादा A प्लस B प्लस C गिव्स यू D। तो दो से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन। आप सब लोग हेडिंग दे दीजिए एडिशन रिएक्शन। इसमें लिखिए when two or more reactants add to give single product, reaction is known as addition reaction। अच्छा, बिफोर मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊं, मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि मैकेनिज्म भी क्या होता है। मैकेनिज्म क्या है? जैसे कोई भी काम होता है, मान लो मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। अब उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप टॉपिक देखोगे, टॉपिक को डिफरेंट साइट्स पे सर्च करोगे, अपने घर वालों से अगर कोई उसी फील्ड से है तो उनसे कुछ एडवाइस लोगे, अपने गार्डियन से एडवाइस लोगे, टीचर से एडवाइस लोगे, जिन बच्चों ने पहले ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट पे वर्क किया उनसे एडवाइस लोगे, फिर कंटेंट निकालोगे कि ये सारा कंटेंट है, इसको लिखना है, ऐसे प्रोजेक्ट की वर्किंग स्टार्ट होगी। तो कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक प्रोजेक्ट के बनने में। ऐसे ही किसी एक रिएक्शन जिसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्चुअली उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन स्टेप्स को अगर हम डिफाइन करें प्रॉपरली, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं इन सबको क्या बोला जाता है? मैकेनिज्म। जो पूरा स्टेप वाइज प्रोसीजर किसी रिएक्शन का कैसे प्रोसीड हो रही है, अगर हम ये लिख लेते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? मैकेनिज्म। आप में से किसका माइक ऑन है? प्लीज चेक करके, अगर आपको अभी नहीं बोलना है तो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, तो उस चीज को बोला जाता है मैकेनिज्म। कोई भी जो एक रिएक्शन होती है उसके अंदर एक्चुअली में एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है अटैकिंग रिएजेंट और होता है प्रोडक्ट। आपकी ऑर्गेनिक में, ये तो मैंने इनऑर्गेनिक में ऐसे रिएक्शंस लिख देते हैं ना कि दो रिएक्टेंट थे, ऐड हुआ, प्रोडक्ट मिल गया। आपकी ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन समझाने के लिए क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है सबस्ट्रेट, यानी कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बल्की था जिसके ऊपर किसी चीज ने अटैक किया, सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट gives you product। सबस्ट्रेट क्या है? कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अटैक हुआ, जिसने अटैक किया वो हो गया हमारा अटैकिंग रिएजेंट, जो फाइनली फॉर्म हुआ वो हो गया प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है? सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट गिव्स यू प्रोडक्ट। क्लियर है? अब देखो, मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ डायरेक्ट अब आपकी एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप लोग अभी नहीं लिखेंगे, अभी मैं इसको इम्प्रोवाइज करा के फिर लिखवाऊंगी, तो अभी सिर्फ समझो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने क्या ले ली? एल्कीन ले ली। अब एल्कीन्स भी हम दो तरह की बोलते हैं, एल्कीन्स हो या अल्काइन्स हो, हम दो तरह की बोलते हैं। एक हम बोलते हैं कैसी है? सिमेट्रिकल। दूसरी हम क्या बोलते हैं? कैसी है? अनसिमेट्रिकल। एल्कीन्स दो तरह की हो गई, एक सिमेट्रिकल और दूसरी अनसिमेट्रिकल। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड सब कुछ सेम है तो उसे बोला जाता है सिमेट्रिकल। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो उसे बोला जाता है अनसिमेट्रिकल। तो हम एडिशन दो तरह की एल्कीन्स में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग अब मैं इसके अंदर क्या दे रही हूं? एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स। कैसी एल्कीन्स?
सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, जिसके दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, उन्हें बोला जाता है सिमेट्रिकल एल्कीन। तो इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ये कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसके अंदर मैं एडिशन किसकी करवा रही हूँ, HCl की। फॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ से बन रहा है CH3CH2Cl। अब ये बना कैसे, उस चीज को समझते हैं, मैकेनिज्म पे आ जाओ। अब देखो समझने के लिए बना कैसे, देखो HCl कैसा कंपाउंड है, HCl एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो ये सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो गया। क्या बना, एक बना H+, दूसरा बना Cl-। H+ क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। H+ क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। Cl- क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। Cl- क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। दो तरह के देखो मेरे आयंस बन गए, एक मतलब दो तरह के मेरे रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गए। एक बन गया इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये है मेरा स्टेप 1। स्टेप 1। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में ये जो सबस्ट्रेट है, यानी कि ये जो एल्कीन है, एल्कीन इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड। जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है, हमेशा याद रखना, किसी भी कंपाउंड में जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। वहां कौन अटैक करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब यहाँ पे कुआं है तो कुएं के पास कौन आएगा, प्यासा आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये आ गया क्या लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जब आया तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली है क्या, ये पाई बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन। ये जो पाई बॉन्ड होता है यही तो ऊपर और नीचे डीलोकलाइज हो जाता है, जिसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना। तो ये पाई बॉन्ड है हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अब इस H+ ने अटैक कर दिया, किसकी वजह से अटैक किया, इस पाई बॉन्ड की वजह से अटैक किया। जब H+ अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूट के किसी एक एटम पे अब पाई बॉन्ड को शिफ्ट होना था। छोड़ो यहाँ से देखो, किसी एक एटम पे पाई बॉन्ड को शिफ्ट होना था। मान लो दोनों तो एक जैसे ही हैं, किसी पे भी शिफ्ट करा दूं एक ही बात है। मैंने पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट करा दिया। अगर पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ तो इस वाली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। H+ किससे दोस्ती करेगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज है। H+ ने दोस्ती करनी थी तभी तो ये सारा कुछ हुआ था, पाई बॉन्ड टूटा था। तो H+ किससे दोस्ती करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। H+ ने इस कार्बन से दोस्ती कर ली तो बना क्या, CH3CH2 पॉजिटिव। H2 नेगेटिव था, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गया, तो CH3CH2 पॉजिटिव। अब स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 में हुआ क्या कि ये जो कार्बोकेटायन बना, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, कार्बोकेटायन। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे बोला जाता है कार्बोएनायन। तो अब कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन के ऊपर क्लोराइड आयन अटैक कर देगा। अब ये कैसा है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमेशा याद रखना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है,
दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना के क्या फॉर्म हो गया, CH3CH2Cl। तो इस रिएक्शन का, जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। देखो पहले स्टेप में क्या हुआ है, ये जो ये कंपाउंड आपने लिया था, ये छोटा सा कंपाउंड HCl, पहले ये ब्रेक हुआ। किसमें ब्रेक हुआ, अपने आयंस में ब्रेक हुआ। आयंस में ब्रेक होने की वजह से क्या बन गए, हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गए। एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब जो हमारी सबस्ट्रेट थी उसमें क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। जो आपकी सबस्ट्रेट थी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, पाई बॉन्ड प्रेजेंट था। तो जब भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। किसने अटैक कर दिया, H+ ने अटैक कर दिया। किसकी वजह से अटैक कर दिया, पाई बॉन्ड की वजह से अटैक कर दिया। तो इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूट के किसी एक ही एटम पे शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे फिजन है, हेट्रोलिटिक। याद करो मैंने आपको दो तरह की फिजन पढ़ाई हुई है, एक हेट्रोलिटिक और दूसरी होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक में क्या होता है, पूरा का पूरा बॉन्ड किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाता है। होमोलिटिक में क्या होता है, पूरे के पूरे बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऊपर शिफ्ट होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऊपर शिफ्ट होता है। तो ये कैसी फिजन है, हेट्रोलिटिक। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो गया। क्योंकि दोनों एक जैसे थे तो किसी पे भी शिफ्टिंग दिखाओ एक ही बात है। तो मैंने इस वाली कार्बन पे शिफ्टिंग दिखा दी, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल गया, इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इससे छिन भी तो गया, तो इससे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था तभी ऐसा हुआ। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि जहां नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गए। फिर अब ये क्या फॉर्म हो चुका है, कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया और क्या बन गए, अल्काइल क्लोराइड। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और HCl ने ऐड होके हमें क्या दे दिए, अल्काइल क्लोराइड। ये मैकेनिज्म समझ में आया बेटा, बच्चे मैकेनिज्म समझ में आया आप लोगों को। यस मैम। चलिए, ये है एडिशन रिएक्शन। कौन से वाले केस में, एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, जब एल्कीन एक जैसी हो। आप ये मैकेनिज्म लिखिए, फिर मैं अनसिमेट्रिकल का समझाऊं। अनसिमेट्रिकल में दो रूल्स हैं हमारे, एक मार्कोनिल्स और दूसरा एंटी मार्कोनिल्स। पहले सिमेट्रिकल के लिए लिख लीजिए, फिर हम प्रोसीड करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। बच्चे लिख लिया यहाँ तक। मैम 2 मिनट।
मैम इसी का अल्काइन केस क्या होगा? दोबारा बोलो बेटा, इसी का अल्काइन मतलब अल्काइन वाला केस। अगर मैंने एल्कीन की जगह अल्काइन लिया होता, यस मैम। अगर मैंने एल्कीन की जगह एल्काइन लिया होता तो पहले एक पाई बॉन्ड टूटता और ऐसी एडिशन होती, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता, डबल बॉन्ड आ जाता इन दोनों के बीच में, क्योंकि CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेती ना फिर मैं, तो एक पाई बॉन्ड टूट जाता और ये बनता, फिर दोबारा अगर एडिशन हो सकती तो फिर दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते और 2 क्लोरीन जुड़ जाते। समझ में आया? यस मैम। चलिए अब आगे चलें, रब करूं यहाँ तक? यस मैम। Okay बच्चे, just give me 2 minutes, I am clearing the board, then let's proceed further. Mark कहाँ रखी? देखिए बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन। कुछ कुछ बुक्स के अंदर मार्कोनिव्स के स्पेलिंग दिए हुए हैं MARKONIVES, कुछ बुक्स में दिए हुए हैं MARKONISS। ठीक है, तो जो भी हो आपको सिर्फ रूल याद रखना है कि मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन होती क्या है। एक्चुअली अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के 2 केसेस हैं, एक मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन और दूसरी एंटी मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन। मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन और एंटी मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सब कुछ एक जैसा नहीं होगा। नहीं होगा तो देखो मैंने कंपाउंड क्या लिया, मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या कंपाउंड लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वही सेम जो आपने पहले रिएक्ट करवाया था, किसके साथ रिएक्ट करवाया था? HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्ट करवाया, बना क्या? CH3 CH Cl CH3। ठीक है, अब ये क्यों बना, यही क्यों बना? क्लोरीन सेकेंड वाले कार्बन पे क्यों जुड़ा, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्यों नहीं जुड़ गया? तो वो सब अब मैंने आपको सिखाना है, इसीलिए हम आ गए अब अंदर मैकेनिज्म समझते हैं। अब देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म स्टेप 1,
है क्या, हो क्या रहा है स्टेप 1 में, डिसोसिएशन ऑफ HX। अब ये मैंने यहाँ पे HCl लिया, ये हो तो कुछ भी सकता है ना, HCl, HBr, HI, HF, तो मैंने क्या लिखा, स्टेप 1 डिसोसिएशन ऑफ HX। देखो HCl ले लिया, HCl आयनाइज हो गया, क्या फॉर्म किया, H प्लस Cl नेगेटिव। अब H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया मेरा न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2, देखो मैंने ऊपर ही हेडिंग क्या लिखी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा वो देखिए, अगर अब मेरा सबस्ट्रेट क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है मेरी सबस्ट्रेट। यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लिख ही देती हूँ, आप लोग फिर भूल जाओगे। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। एक सेकेंड जरा मार्कर को थोड़ी सी इंक पे लाने दीजिए। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। खुल जा मार्कर। खुल के रहती है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, हाई है। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वहां पे कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। सो अटैक ऑफ, किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल टेक प्लेस। अब देखो यहाँ पे किसने अटैक कर दिया, H प्लस ने अटैक कर दिया। H प्लस ने अटैक किया, किसकी वजह से अटैक किया, पाई बॉन्ड की वजह से अटैक किया। ठीक है, अब इसके 2 केसेस हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। ये देखो केस 1, केस 2। पहले केस 1 की बात सुन लेते हैं। केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है कि डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे इस पे शिफ्ट हो जाए। अगर डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया तो बनेगा क्या, CH3CH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाली कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है उसके साथ आगे कौन दोस्ती कर लेता है, H प्लस दोस्ती कर लेता है। तो इसके साथ किसने दोस्ती कर ली, H प्लस ने दोस्ती कर ली, तो बना क्या, CH3CH पॉजिटिव CH3। अब क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि क्या बन गया, यहाँ बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ी है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वो फर्दर 2 कार्बन से
जुड़ी है तो उसकी डिग्री कैसी है 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या बन गया कार्बोकेटाइन। अगला वाला केस देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब टर्मिनल पे नहीं शिफ्ट होता, नॉन टर्मिनल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता। नॉन टर्मिनल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन टर्मिनल कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा CH3CH, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाली कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया उसके साथ आके H+ दोस्ती कर लेगा तो बनेगा क्या CH3CH2 और CH2 पॉजिटिव। ये कैसा कार्बोकेटाइन बन गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ी है तो ये क्या बन गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैं आपको बता दूं, अब आप इसका रीजन क्या लिख कर आओगे कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इनसे भी ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री उससे कम स्टेबल होता है। तो आप लिख कर आओगे कि ये होगा और ये प्रोसीड नहीं होगा। रीजन क्या लिखोगे दिस इज बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन is more stable than 1 degree carbocation. This is because 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation. अब आधों को आधी कहानी समझ में आई होगी, फिर दोबारा कंफ्यूजन हो गई है, तो पूरा यहां तक एक बार दोबारा सुनो। देखो मैंने कैसा एल्कीन लिया, मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। डबल बॉन्ड के एक साइड 2 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड के दूसरी साइड 1 कार्बन एटम है। फिर मैंने क्या किया, इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ से क्या बन गए क्लोरो एल्केन्स बन गए। क्लोरीन अटैच हो गया ना, तो क्या बन गए क्लोरो एल्केन्स बन गए। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। अब देखो ये सारा कहानी हुई कैसे उसको हमने समझना चाहा। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ HX। जो आपने HCl लिया, चाहे आपने HBr लिया, चाहे आपने HI लिया, चाहे आपने SF लिया, जोन सा भी आपने हाइड्रोजन हैलाइड लिया वो पहले टूटेगा। टूटेगा कैसे, वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका H+ और X नेगेटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्या कहलाती है इलेक्ट्रोफाइल। इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्या कहलाती है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया और आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब देखो, अब चाहे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है या चाहे तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अटैक कौन करेगा वो हमें सबस्ट्रेट बताएगी। अगर सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कौन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और अगर सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो कौन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। मेरी सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि पाई बॉन्ड प्रेजेंट था, और जहां पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, इसीलिए किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो ये जो पाई बॉन्ड था ये क्या हो गया, टूट गया। ये जो पाई बॉन्ड था इसको क्या हो गया, ये टूट गया। टूट के अब ये किसी, अगर अब पहले क्या था कि दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप थे, किसी पे भी शिफ्ट होता कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब क्या है, एक तरफ CH2 है, दूसरी तरफ CH3 है। अगर CH2 पे शिफ्ट हो तो कुछ और बनेगा, CH3 पे शिफ्ट हो तो कुछ और बनेगा। तो मैंने आपको 2 केस समझाए, ऐसा नहीं है कि आप एक ही लिख कर आ सकते हो यही वाला, आपको भी ऐसे 2 ही लिख कर आने हैं। लिखने के बाद यहाँ पे आप लगाओगे टिक कि ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म नहीं होगा। पहले मैंने पाई बॉन्ड शिफ्ट कराया CH2 पे, यानी कि टर्मिनल कार्बन पे।
जो एंड्स पे प्रेजेंट होती है ना उन कार्बन को, चाहे इस एंड पे चाहे उस एंड पे, जो एंड पे प्रेजेंट होती है ना उस कार्बन को बोला जाता है टर्मिनल कार्बन। तो मैंने पाई बॉन्ड क्या कराया, टर्मिनल कार्बन पे शिफ्ट कराया। जब मैंने पाई बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे शिफ्ट कराया तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इसकी पड़ोसन कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कौन अटैक कर रहा था, H+ ने अटैक किया, इसलिए बॉन्ड टूटा। तो H+ दोस्ती कहाँ किससे करेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो H+ किससे दोस्ती कर लेगा, CH2 से दोस्ती कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसने इससे दोस्ती कर ली तो CH के ऊपर कैसा रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। ये क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, ये क्या बन गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो फिर फर्दर क्या हुआ, फिर फर्दर ये जो पाई बॉन्ड है ये किस पे शिफ्ट हो गया, इस वाली कार्बन पे। अगला केस मैंने दिखाया, अगर इस वाली कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। जहां नेगेटिव चार्ज आया वहीं जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। इसने इससे दोस्ती कर ली, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गए। इस कार्बन पे कैसा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसकी डिग्री कैसी थी, 1 डिग्री। तो ये क्या बन गया मेरा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब तुम कहोगे कि ये वाला बनाना है या ये वाला बनाना है, तो मैंने तुम्हें बताया कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। जो ज्यादा स्टेबल है वही तो बनेगा, अनस्टेबल चीज कभी बनती है रिएक्शन में, नहीं बनती। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो बना, तो ये वाला शिफ्टिंग होगी, ये वाली शिफ्टिंग नहीं होगी। यहां तक समझ में आया या यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, यहाँ तक समझ। तो आप लोग प्लीज एक बार यहाँ तक लिख लीजिए ताकि मैं रब करके आगे लिखवा सकूं। प्लीज एक बार यहाँ तक लिख लीजिए ताकि मैं आपको रब करके आगे लिखवा सकूं। बच्चे लिख लिए? नो मैम, अभी लगेगा। ओके, गो अहेड।
डन बेटा, शुड वी प्रोसीड फर्दर? Yes, ma'am. Should I erase it? See, we have written 2 steps. 2 स्टेप हो चुके हैं आपके. वेरी फर्स्ट वन वाज डिसोसिएशन ऑफ HH. सेकेंड वन वाज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. Shivam, you are writing very slow. Please speed up yourself. देखो, अब ये तो नहीं बन रहा है ना, जो नहीं बन रहा है उसको हटा देते हैं. अब बना क्या है? बना अब आपका क्या है? ये बन चुका है. किसी ने कुछ लिखा? थैंक यू. चलिए आगे देखिए, ये बन चुका है. जो बना है ये बना ना. अब हमारा, हमने तो कहा कि ये वाला फॉर्म होगा, सेकंड वाला फॉर्म नहीं होगा. तो स्टेप 3 देखते हैं. कार्बोकेटायन के ऊपर कौन अटैक कर देगा? हेलोजन. क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अटैक कर दिया, बन गया CH3 CH Cl CH3. अब एक तो तरीका है कि अगर तुम्हें कोई रिएक्शन देके प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो तुम पूरा मैकेनिज्म लिखो और प्रोडक्ट बताओ. मैकेनिज्म लिखना ही आए तो लिखना ही है. देखो तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. और मैकेनिज्म आते हैं सिलेबस में, ये मत सोचना कि नहीं आते. मैकेनिज्म आते हैं पेपर में. तो अगर लिखना है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें लिखना ही लिखना है. बट अगर मैकेनिज्म ने पूछा, अगर सिर्फ रिएक्शन देके प्रोडक्ट पूछा है, तो कोई तो ऐसे ट्रिक याद होनी चाहिए ना कि मुझे पता होना चाहिए कि क्लोरीन किससे जोड़ना है और हाइड्रोजन किससे जोड़ना है. तो वही रूल. इसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप, मार्कोनिव जी क्यों इधर फेमस हुए थे? क्योंकि इन्होंने इसको एक आसान रूल में डिफाइन कर दिया था, जिस रूल को हम कहते हैं मार्कोनिव ऑफ रूल. क्या कहा था इन्होंने? इसने बोला था नेगेटिव पार्ट. नेगेटिव पार्ट. नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या है? चाहे क्लोराइड बने, चाहे ब्रोमाइड बने, चाहे फ्लोराइड बने, तो चाहे आयोडाइड बने, जो भी बन रहा है जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, चाहे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ही बने. मान लो तुमने HCl लिया ही ना होता, तुमने KOH लिया होता. अब KOH लिया होता तो यहाँ बनता K पॉजिटिव, यहाँ क्या बनता? OH नेगेटिव. ठीक है. तो अब नेगेटिव पार्ट जो है वो क्या कर सकता है? डिफर हो सकता है. तो इसने क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट will go to carbon, will go to carbon having lesser number of hydrogen. अब ये क्या है, क्या लिखा हमने, मैं अभी समझाती हूँ एग्जांपल्स की मदद से. अभी उससे पहले आप लोग इतना लिख लीजिए ताकि मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकूं. बच्चे क्लियर है यहाँ तक? समझाऊं आप कुछ एग्जांपल्स देके इस स्टेटमेंट को? यस मैम. रब कर दें यहाँ तक. अब सारा मैकेनिज्म आप लोग पूरा लिख चुके हो. देखो स्टेप 1 में क्या हुआ है? HX डिसोसिएट हुआ है. स्टेप 2 H+ ने अटैक किया है किस पे? सबस्ट्रेट पे. क्या बना है? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है. क्या फॉर्म हुआ है? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है. स्टेप 3 कार्बोकेटायन के ऊपर किसने अटैक किया है? हेलोजन ने.
क्या फॉर्म हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो और एल्केन्स, यहाँ पे तो क्लोरो एल्केन्स है, अगर कोई और हेलोजन होता तो हमारे हेलो एल्केन्स। इसी पूरे मैकेनिज्म को एक लाइन में समझाने के लिए मार्कोनिव्स ने स्टेटमेंट दी थी, जिस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिव्स ऑफ रूल, जिस वजह से इस एडिशन रिएक्शन को बोला जाता है मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन। क्या बोला था उसने, नेगेटिव पार्ट विल गो टू कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जाके नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। चलिए अब इसी चीज को समझाते हैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। मैं ये रब कर रही हूं, देखो बच्चे, अगर अब मेरा कंपाउंड होता CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर मेरा कंपाउंड होता CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, या इसकी जगह मेरा कंपाउंड होता CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो इन सब पे मैंने आपको लिख दिया किसकी एडिशन हो रही है, HCl। किसकी एडिशन हो रही है, HCl की एडिशन हो रही है। तो मैंने आपको बोला कि इसका प्रोडक्ट लिखो। अगर कुछ भी और नहीं दिया हुआ, मतलब मेरी एडिशन रिएक्शन कौन सी होगी, मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन। अगर कुछ भी और नहीं दिया हुआ तो मेरी एडिशन रिएक्शन कौन सी होगी, मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन। मैम कुछ भी से मतलब यहाँ पे अगर एरो पे मान लो वो कोई और रिएजेंट दे देता, अगर वो यहाँ पे लिख देता पर ऑक्साइड, तो मेरी कहानी सारी उल्टी हो जाती। वो यहाँ पे लिख देता यूवी रेज, तो कहानी उल्टी हो जाती। वो यहाँ पे लिख दे हाई टेम्परेचर, तो भी सब कुछ उल्टा हो जाएगा, फिर वो मार्कोनिव्स रहेगा ही नहीं। तो जब तक और कुछ भी नहीं दिया हुआ तब तक ये कौन सी एडिशन है, मार्कोनिव्स। अगर कुछ भी और दे दिया फिर ये मार्कोनिव्स नहीं रहेगी। अब देखो, मुझे प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट लिखने की ट्रिक समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। पहले तो क्या करो, तुम यही जो तुम्हारा रिएक्टेंट है ना, इसे ही लिख दो, बस डबल बॉन्ड हटा दो। मैंने यही रिएक्टेंट लिख दिया, देखो बस डबल बॉन्ड हटा दिया। अब देखो, जब डबल बॉन्ड टूटा है तो एक कार्बन के साथ दोस्ती की होगी हाइड्रोजन ने, और एक कार्बन के साथ दोस्ती की होगी हेलोजन ने। एक कार्बन के साथ दोस्ती की होगी हाइड्रोजन ने, और एक कार्बन के साथ दोस्ती की होगी हेलोजन ने। कौन सी कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने फ्रेंडशिप की है और कौन सी कार्बन के साथ हेलोजन ने फ्रेंडशिप की है, ये कैसे याद रखेंगे? हमारे मार्कोनिव भाई साहब ने अभी बताया था। ये देखो, ये क्या है, H प्लस और Cl नेगेटिव। ये क्या है, H प्लस Cl नेगेटिव, प्लस और Cl नेगेटिव। मार्कोनिव जी ने अभी बताया कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन सी कार्बन के साथ दोस्ती करेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। इसके पास 2 है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट यानी कि क्लोरीन इसके साथ दोस्ती करेगा। तो दूसरे के साथ अपने आप ही 1 हाइड्रोजन बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके साथ किसने दोस्ती की होगी, हाइड्रोजन। फिर इन्होंने बोला नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो इसके पास आ गया क्लोरीन, इसके पास आ गया हाइड्रोजन। फिर इसने बोला जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास 0 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है ही नहीं, तो कम है ना इसके पास। इसके पास आ गया क्लोरीन, इसके पास चला गया हाइड्रोजन। समझ में आया?
देखो दोस्ती दोनों ने करनी है, नेगेटिव पार्ट ने भी, पॉजिटिव पार्ट ने भी। नेगेटिव पार्ट किसके साथ दोस्ती करेगा? जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है। एक के साथ हाइड्रोजन दोस्ती करता है, एक के साथ हेलोजन दोस्ती करता है। तो हेलोजन किसके साथ दोस्ती करेगा? जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन खुद किसके साथ दोस्ती करेगा? जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये चीज समझ में आई बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मान्या, देव, शिवम, No, ma'am. देव, शिवम, पुष्कर, सौरभ, नो डाउट मैम। स्नेहा, अंजलि। कोई दिक्कत नहीं मैम। चलिए आप लोग प्लीज ये तीनों रिएक्शन जल्दी से लिखिए, हम लोग आगे प्रोसीड करें। इस एडिशन को क्या बोला जाता है? मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन। मार्कोनिव ने क्या कहा था? नेगेटिव पार्ट विल गो टू कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका उल्टा मतलब क्या है? कुछ कुछ बुक्स में पॉजिटिव पार्ट की रिस्पेक्ट में लिखा होता है, तो इसका उल्टा मतलब क्या है कि हाइड्रोजन किससे दोस्ती करेगा? जहां पे हाइड्रोजन पहले ही ज्यादा है। जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं जाके हाइड्रोजन दोस्ती करेगा। क्लियर? रब कर दूं? बच्चे रब कर दें, आगे चले। यस मैम। Okay, on a count of 5, I am rubbing the content. Done. अब हमारा आज का लास्ट मैकेनिज्म, एंटी मार्कोनिव्स ऑफ एडिशन। अभी हमने पढ़ी मार्कोनिव्स, अगली कौन सी है? एंटी मार्कोनिव्स। इसको एंटी मार्कोनिव्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो मार्कोनिव्स में बताया था उससे उल्टा प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इसे बोला जाता है एंटी मार्कोनिव्स, अपोजिट। See, this reaction was following electrophilic addition reaction mechanism का टाइप था। जो एंटी मार्कोनिव्स ऑफ मैकेनिज्म है आपका, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। वो कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जहां भी फ्री रेडिकल आ जाए, मैंने आपको बताया था फिजन कौन सी है? होमोलिटिक। चाहे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा हो चाहे न्यूक्लियोफाइल बन रहा हो, फिजन कैसी है? हेट्रोलिटिक। बट व्हेनेवर फ्री रेडिकल इज फॉर्मिंग, सो फिजन कैसी है आपकी? फिजन है आपकी होमोलिटिक। दो तरह की फिजन सीखी है आप लोगों ने, याद रखो, होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। कैसे याद रख सकते हैं? होमोलिटिक, एक जैसा दो दोस्त जिन्होंने कुछ रिसोर्सेज शेयर कर रखे थे, अगर आपस में आधा आधा डिवाइड कर लें, ठीक है, तो वो होमोलिटिक, एक जैसा। उनमें से जो डोमिनेटिंग था, घर में जब दो भाई होते हैं तो जो ज्यादा रोंदू होता है, जो डोमिनेटिंग होता है, उसको प्रायोरिटी मिल जाती है, उसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है। मतलब पूरा रिसोर्स किसके पास चला गया? जो ज्यादा रोंदू था, जो ज्यादा डोमिनेटिंग था। वो कौन सी फिजन? हेट्रोलिटिक फिजन। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ताकतवर के पास चला जाए,
या जिसको डोमिनेट करना आता है किसी भी तरीके से उसके पास चला जाए, चाहे रो के दिखा के, चाहे अपने ताकत के बेसिस पे। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास शिफ्ट हो गया तो हेट्रोलिटिक। दोनों भाइयों ने आधा आधा बांट लिया, होमोलिटिक। दो फ्रेंड्स ने आधी आधी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, होमोलिटिक। दो फ्रेंड्स थे ए और ए, दोनों ने डिवाइड कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, होमोलिटिक फिजन। इनमें से एक जो ज्यादा डोमिनेटिंग था उसने पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। कौन सी फिजन? हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन में इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स बनते हैं। ये कौन सी फिजन है? होमोलिटिक। ये कौन सी फिजन है? हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक फिजन में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। ये फ्री होते हैं कहीं पे भी जाने के लिए, बंधे नहीं रहते। मगर इसको क्या होता है कि पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये छीन के बैठ गया। इसके मन में कहीं ना कहीं हमेशा ये रह जाता है कि पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिया। तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, आजाद नहीं हो पाते। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, जिसपे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, जुड़े रहेंगे। तो बॉन्ड बॉन्ड रहेगा ही नहीं, तो कैसे वो जुड़ रहेंगे? मतलब बॉन्ड तो नहीं है, बॉन्ड से तो नहीं जुड़े हुए, मगर कैसे जुड़े हुए हैं? अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? बॉन्ड से नहीं जुड़े हुए, बट अपोजिटिवली चार्ज आयंस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिटिवली चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, इसको हमेशा इसके इलेक्ट्रॉन्स का लालच आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उसके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट रहेगा। बट उसमें वो आजाद है, फ्री रेडिकल, आजाद है कहीं भी जाने के लिए, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, फास्ट। मैंने याद करो जब फ्री रेडिकल्स लिखवाया था तो आपको लिखवाया था हाईली रिएक्टिव, रिएक्ट इन नैनो सेकेंड। क्यों? क्योंकि उसको किसी से लेना देना नहीं है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आना था, आ चुका है। इसको अभी भी लालच होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स कभी ना कभी इसके भी थे, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। इनकी रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होती जितनी फ्री रेडिकल्स की। अगर ये चीज रिवाइज हो गई हो तो अब मैं तुम्हें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाऊं। चलें आगे। रब कर रही हूं बेटा। अब देखिए, वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अनसिमेट्रिकल, डबल बॉन्ड के दोनों साइड सब कुछ सेम नहीं है, एक साइड 2 कार्बन है, दूसरी साइड एक ही कार्बन है, तो कैसी एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। मैं आपको पहले ही बता दूं, ऊपर में चेंज किया, यहाँ लिख लीजिएगा एंटी, ऊपर लिख लीजिएगा एंटी मार्कोनिस ऑफ एडिशन। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वहां पे तो हम कोई भी HX ले सकते थे, मतलब वो मैकेनिज्म HF के लिए भी है, HCl के लिए भी है, HBr के लिए भी है और HI के लिए भी है। लेकिन एंटी मार्कोनिस वाला जो मैकेनिज्म है ना, ये सिर्फ HBr के लिए, बाकी कोई भी ये मैकेनिज्म नहीं देता। मतलब ना ही फ्लोरीन देगा, ना ही क्लोरीन देगा, ना ही आयोडीन देगा, सिर्फ ब्रोमीन ये मैकेनिज्म देता है, बाकी हेलोजेंस ये मैकेनिज्म नहीं देते। तो एंटी मार्कोनिस ऑफ एडिशन सिर्फ किसके लिए है? ब्रोमीन के लिए, बाकी एलिमेंट्स के लिए नहीं है। और मार्कोनिस ऑफ एडिशन सबके लिए है। क्यों मैम? क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 तरह के स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। तो जो प्रोपोगेशन स्टेप है वो सिर्फ HBr के लिए एक्सोथर्मिक है,
बाकी सबके लिए कैसे हैं, एंडोथर्मिक। इसीलिए अभी डिटेल में समझाऊंगी। ये याद रखना हमेशा कि एंटी मार्कोनिव सिर्फ HBr के लिए वैलिड है। अगर और कोई रिएजेंट लिखा है तो उसके लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ किसके लिए वैलिड है, HBr के लिए। वहां पे हमने कोई भी रिएजेंट यूज नहीं किया था, एरो हेड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था ना, यहाँ पे एरो हेड के ऊपर आएगा। अब चाहो तो तुम यहाँ पे क्या लिखो, पर ऑक्साइड, चाहो तो तुम यहाँ पे क्या लिखो, यूवी रेज, चाहो तो तुम यहाँ पे क्या लिखो, हाई टेम्परेचर। इनमें से कोई भी एक ही के साथ वैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम्हें एक ही सिखाया हुआ है, वो कौन सा, पर ऑक्साइड वाला। उसने तुम्हें ये बाकी दोनों नहीं सिखाए। उसने क्या सिखाया है तुम्हें, सिर्फ पर ऑक्साइड वाला, कि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है और सिर्फ कौन दे रहा है, HBr दे रहा है, और कोई ये मैकेनिज्म दे नहीं रहा। अब बनेगा क्या, बनेगा CH3 CH2 CH2Br। उसमें हमने क्या सीखा था, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे देखो नेगेटिव पार्ट किसके पास चला गया, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। वो देखो नेगेटिव पार्ट किसके पास चला गया, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो जितना तुम्हारी एनसीईआरटी ने सिखा रखा है हम भी उतना ही लिखते हैं। हम भी सिर्फ पर ऑक्साइड ही सिखा रही हूँ आपको, ये दोनों हटा रही हूँ। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मुश्किल वैसे तो नहीं है, बट हाँ कंपाउंड का फॉर्मूला लंबा चौड़ा है तो तुम लोग डर जाते हो मैकेनिज्म देख के। एक्चुअली ये जो पर ऑक्साइड है ना, ये कोई भी हो सकता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी ले सकते हो, सोडियम पर ऑक्साइड भी ले सकते हो, बेंजोइल पर ऑक्साइड भी ले सकते हो, मगर तुम्हारी एनसीईआरटी में ये मैकेनिज्म दिखाया हुआ है बेंजोइल पर ऑक्साइड से। ये पर ऑक्साइड आप कोई भी ले सकते हो। ये पर ऑक्साइड चाहे तुम ले लो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, चाहे तुम ले लो Na2O2 यानी कि सोडियम पर ऑक्साइड, चाहे तुम ले लो बेंजोइल पर ऑक्साइड, या और भी जो पर ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई भी पर ऑक्साइड ले सकते हो। बट आपकी एनसीईआरटी वालों ने तुम्हें दिखाया हुआ बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो क्योंकि उन्होंने बेंजोइल पर ऑक्साइड दिखाया है, इसलिए मैं उसी का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ। इस मैकेनिज्म को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन, शुरुआत कहाँ से हुई, किस कारण से यह मैकेनिज्म आगे बढ़ा। दूसरा स्टेप प्रोपोगेशन। शुरुआत होने के बाद इस मैकेनिज्म को आगे किसने बढ़ाया फर्दर। आखिरी स्टेप टर्मिनेशन, कैसे ये मैकेनिज्म और आगे बढ़ा नहीं और रुक गया। रुका कैसे, शुरुआत कैसे हुई, आगे किसने बढ़ाया, रुक कैसे गया। तो 3 तरह के स्टेप्स में इस मैकेनिज्म को बांटा जाता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन यानी कि शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो शुरुआत कैसे हुई, ये जो हमारा पर ऑक्साइड जो मैंने बताया वहां पे कि कौन सा, बेंजोइल पर ऑक्साइड। ये पहले बेंजोइल पर ऑक्साइड अपने आप ही टूट गया। कैसे टूट गया, अब पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइड हमेशा कैसे टूटता है, होमोलिटिकली। ये फॉर्मूला होता है बेंजोइल पर ऑक्साइड का। बस ये फॉर्मूला देखते ही तुम लोग डर जाते हो, मैकेनिज्म कोई मुश्किल नहीं है। तुम लोगों को एक फॉर्मूला ही नहीं याद रखा जाता, इसीलिए तुम्हें यह मैकेनिज्म मुश्किल लगता है। याद रखिए C6H5। अब तुम मुझे कल को कोई यहाँ पे आके मुझे कह दे कि ये मैकेनिज्म आपने गलत लिखवा दिया, क्यों, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे बेंजीन रिंग बना के दिखा रखे, तो मैंने बेंजीन रिंग का ही तो फॉर्मूला लिखा है C6H5। किसका फॉर्मूला है, बेंजीन रिंग का। तो कुछ बुक्स में यहाँ पे C6H5 लिखने की बजाय बेंजीन रिंग बना के दिखा रखी है,
तो वो गलत नहीं है, वो एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। होता ये है कि ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने जो एक जैसी दोस्ती कर रखी है ना, एक जैसी दोस्ती, दोनों एक जैसे है ना, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई ताकतवर नहीं, कोई कम ताकतवर नहीं, कोई ज्यादा ताकतवर नहीं, कोई कम ताकतवर नहीं। नहीं, किसका तो ये फॉर्मूला है? दोनों, ये फॉर्मूला है बेंजोइल परऑक्साइड का। किसका फॉर्मूला है? बेंजोइल परऑक्साइड का। बेंजोइल परऑक्साइड यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह, यानी कि जो रिएक्शन को आगे बढ़वाने में मदद कर रहा है, रिएक्शन को फास्ट करवाने में मदद कर रहा है। वो मदद कैसे कर रहा है वही समझाई जा रही है। तो ये जो बेंजोइल परऑक्साइड था, इसमें जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था, ये कैसे टूट गया? होमोलिटिकली टूट गया। कैसे टूट गया? होमोलिटिकली टूट गया, यानी कि दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। जब दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो यहां से मेरा बना क्या? फ्री रेडिकल। एक जैसे दो बनेंगे तो मैंने बाहर 2 लिख दिया, ब्रैकेट लिखा, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बन गया मेरा फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। जब इनको कोई और चीज अटैक करने के लिए नहीं मिले ना, तो ये खुद को ही तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और फर्दर ब्रेकडाउन अपना करते हैं। तो यहाँ पर भी इस परऑक्साइड ने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पहले ब्रेक डाउन किया। क्या बना था अब हमारा? C6H5 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे टूटा? ये वाला बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इस वाली कार्बन के ऊपर। जब ऐसे टूटा तो यहाँ से बना C6H5 डॉट, बेंजीन रिंग के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और CO2। देखो यहाँ से बनेगा कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर दोस्ती कर लेंगे और बना लिया इन्होंने CO2। ये हो गई इनिशिएशन। अब बेंजीन रिंग के पास और कोई रास्ता नहीं है, अब वो फर्दर खुद को नहीं तोड़ सकता, तो अब वो क्या करेगा? दूसरे लोगों पे अटैक शुरू करेगा। अटैक करने के लिए मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक HBr का और एक प्रोपीन का। अटैक करने के लिए मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक HBr का और एक प्रोपीन का। HBr का मॉलिक्यूल छोटा है, उस पे अटैक आसानी से हो सकता है प्रोपीन के कंपैरिजन में। मेरे पास अटैक करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक HBr का एक प्रोपीन का, लेकिन अटैक ये किस पे करेगा? HBr पे करेगा। क्यों? क्योंकि HBr छोटा मॉलिक्यूल है, उस पे अटैक करना आसान है प्रोपीन के कंपैरिजन में। तो ये जो मेरा फिनाइल था, इसने जाके HBr पे अटैक कर दिया। देखो ये क्या है? फ्री रेडिकल। आप लोगों को मैंने बार बार ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे कि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में बॉन्ड कैसे टूटता है? होमोलिटिकली। फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में बॉन्ड कैसे टूटता है? होमोलिटिकली। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास। अब देखो ये जो H डॉट और C6H5 डॉट है, इन दोनों ने मिलकर दोस्ती करके बेंजीन रिंग बना ली पूरी स्टेबल, और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन गया। ये जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना, इसने क्या किया? प्रोपीन पे अटैक कर दिया। और यहाँ पे भी 2 कहानियां आएंगी, 2 केस। यहाँ तक पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ तक का समझ आया या दोबारा समझाऊं?
बच्चे यहाँ तक समझ में आया है? बेंजोइल नहीं पर आया। ऑक्साइड टूटा क्यों? वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं आया है। दोबारा सुनते हैं, फिर से सुनेंगे हम यही कहानी। बेंजोइल परऑक्साइड एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को प्रोसीड कराना। अब जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो कैसा था? एक जैसा था। उसको लालच दिख रहा था ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स का। ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर है ना, उसको लालच दिख रहा था। उसने क्या किया? अपने आप को होमोलिटिकली ब्रेक करना स्टार्ट किया। जब वो ब्रेक करेगा तब भी तो जाके HBr पे अटैक कर पाएगा। जब तक वो खुद सेटिस्फाइड है तब तक वो कैसे अटैक करेगा? जब उसके पास कुछ अटैक करने का रीजन होगा तभी तो अटैक कर पाएगा। तो अटैक करने के लिए उसने क्या किया? पहले खुद को तोड़ना स्टार्ट किया। हुआ कैसे? दोबारा सुनो, मैंने आपको 3 बारी ये चीज बता दी है, फिर से सुन लीजिए। एंटी मार्कोनिज्म मैकेनिज्म सिर्फ HBr के लिए वैलिड है। ये मैकेनिज्म या तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, या यूवी रेज के लिए होगा की प्रेजेंस में होगा, या हाई टेम्परेचर पे होगा। इन तीनों में से अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो अपने आप याद रख लेना कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? मार्कोनिज्म। मगर अगर इन तीनों में से कुछ एक भी चीज प्रेजेंट है तो कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? एंटी मार्कोनिज्म। वैसे तुम्हारी जो एनसीईआरटी की किताब की सिर्फ बात करें तो वो तुम्हें एक ही चीज सिखाती है कि अगर परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिज्म, और अगर परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ परऑक्साइड था। अब परऑक्साइड भी एक्चुअली में तो कोई भी परऑक्साइड हो तो हमारा काम चल जाता है, वो मैकेनिज्म एंटी मार्कोनिज्म ही कहलाता है। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी वालों ने जो मैकेनिज्म लिखना सिखा रखा है वो किससे सिखा रखा है? सबसे मुश्किल मॉलिक्यूल से, सबसे मुश्किल फॉर्मूला वाले मॉलिक्यूल से, बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला होता क्या है? C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर इसी को उल्टा रिपीट कर दो। देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर इसी को उल्टा रिपीट कर दो तो तुम्हारा पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा बेंजोइल परऑक्साइड। मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं आज तक भी मैं खुद भी ऐसे ही लिखती हूँ। पहले मैंने लिखा फिर उसी को रिवर्स रिपीट कर दिया, तो तुम भी याद रखो। अब जो परऑक्साइड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो होमोलिटिकली ही तोड़ेंगे, इनमें कभी भी हेट्रोलिटिक फिजन नहीं होता। कभी भी परऑक्साइड में हेट्रोलिटिक फिजन नहीं होता, हमेशा कैसा फिजन होता है? होमोलिटिक। तो ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की दोस्ती थी, यानी कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था, ये इन्होंने तोड़ा तो कैसे टूटेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन उस वाली ऑक्सीजन के पास। ऐसा टूटने से मेरे पास 2 एक जैसे फ्री रेडिकल्स बन गए। अब फ्री रेडिकल्स हमने पढ़ लिखा है पिछली कुछ क्लासों में कि फ्री रेडिकल्स क्या है? हमारे हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। फ्री रेडिकल्स क्या है? हमारी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ये क्या करती हैं? ये नैनो सेकेंड्स के अंदर रिएक्ट कर जाती हैं। इनके रिएक्ट करने के तरीके क्या क्या हैं? या तो ये किसी और पे अटैक करती हैं, या तो ये किसी और पे अटैक करती हैं, या फिर ये क्या करती हैं? खुद को ही ब्रेक डाउन कर लेती हैं। अगर ये खुद ब्रेक डाउन हो सकती हैं तो दूसरों पे अटैक करने से पहले ये खुद को ही तोड़ लेती हैं। तो वही हुआ, हमारे फ्री रेडिकल ने किसी और पे अटैक करने से पहले खुद को ही ब्रेक कर लिया, क्योंकि अभी वो बड़ा था, वो अपने आप को तोड़ सकता था, तो उसने खुद को ही ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। कैसे ब्रेक किया उससे? लाइट का इफेक्ट, सूरज देखता। यहाँ पर देखो उसने कैसे ब्रेक करना स्टार्ट किया। ये जो बेंजीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड था, ठीक है, ये होमोलिटिकली टूटा। एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। एक्चुअली मुझे इसे बेंजीन कहना ही नहीं चाहिए, मुझे इसे फिनाइल कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेंजीन होता है C6H6 और ये है मेरा C6H5, तो ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है? फिनाइल। जब बेंजीन रिंग के पास एक हाइड्रोजन कम होती है तो उसे बोला जाता है फिनाइल। तो ये क्या है? मेरा फिनाइल है। तो ये फिनाइल
के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा और इस ऑक्सीजन के पास जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मिलकर दोस्ती करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब इस फिनाइल के फ्री रेडिकल को स्टेबल करने के लिए क्या करना है, किसी पे अटैक करना है। दो तरह के मॉलिक्यूल अवेलेबल है, चाहे HBr पे अटैक कर ले चाहे प्रोटीन पे। इसमें देखा HBr छोटा है, इस पे अटैक करना आसान है, इससे उसके ऊपर अटैक कर दिया। ऑक्सीजन के साइड क्यों नहीं ब्रेक आउट किया? दोबारा बोलो। ऑक्सीजन के साइड क्यों नहीं ब्रेक किया? ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा, ये कहना चाह रहे हो? अनुराग क्या बोलना चाह रहे हो, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों नहीं डिसोसिएट हुआ, ये बोलना चाह रहे हो? यस मैम। क्योंकि बेटा अगर ये बॉन्ड टूटता तो इसके अंदर बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी बन ही नहीं सकती थी और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता, ऑक्सीजन अकेला रह जाता ना। तो ऐसी स्टेट से क्या बोला जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। कोई एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए और वो अकेला हो, उसे बोला जाता है नेसेंट ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये बन जाता नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट नेसेंट किसी भी एलिमेंट का बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ने दोस्ती नहीं तोड़ी और ये बेंजीन रिंग के साथ तोड़ी। तो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन H के पास, एक इलेक्ट्रॉन Br के पास। H डॉट और C6H5 डॉट ने दोस्ती करके बेंजीन रिंग बना दी जो स्टेबल है, और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन गया। अब ब्रोमीन के पास और कोई तरीका ही नहीं है प्रोपीन पे अटैक करने के अलावा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो भागा, उसने प्रोपीन पे अटैक किया। प्रोपीन पे अटैक कैसे किया, डबल बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। डबल बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। अब देखो बना CH3CH डॉट CH2 डॉट। यहाँ पर भी यही लिखूंगी कि बना CH3CH डॉट और CH2 डॉट। यहाँ पे लिखा मैंने कि ब्रोमीन ने टर्मिनल वाले कार्बन से दोस्ती कर ली। ब्रोमीन ने क्या किया, टर्मिनल वाले कार्बन से दोस्ती कर ली। यहाँ मैंने लिखा कि ब्रोमीन ने नॉन टर्मिनल कार्बन के साथ दोस्ती कर ली। एक बारी मैंने लिखा कि ब्रोमीन ने टर्मिनल कार्बन के साथ दोस्ती की, दूसरी बारी मैंने लिखा ब्रोमीन ने नॉन टर्मिनल कार्बन के साथ दोस्ती कर ली। जब ब्रोमीन ने टर्मिनल कार्बन के साथ दोस्ती की तो देखो बनेगा क्या, CH3CH डॉट CH2Br। इसके साथ ब्रोमीन जुड़ गया। मैम हाँ जी मैम वीडियो जी। नहीं दिख रही है, वीडियो नहीं दिख रही। वीडियो तो ऑन है, मुझे तो मैम आवाज भी रुक रुक क्या आ रही है। यस मैम। पिछले 3 मिनट में आपने क्या बोला कुछ पता ही नहीं चला। लीव हो गई मैम। है अब देखो वीडियो दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क इशू हो है। गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेक। अब देखो मेरा बच्चा, अब दिखाई दे रही है आपको रिकॉर्ड, वीडियो दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम। मैं एक बार रिज्वाइन हो जाओ ना। अब
वेट, बच्चे अब देखो, एक बार चेक करो। नो मैम, नहीं आया। आ गया। बच्चे एक बार अब देखो, नहीं तो फिर मैं पूरा मीटिंग से लीव करके दोबारा कनेक्ट होती हूँ। जल्दी ये मैकेनिज्म थोड़ा सा समझा दो, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं समझाने भी नहीं वाली, आज के लिए ओवरडोज हो जाएगी। मैम नहीं दिख रहा। चलो मैं एक बार मीटिंग लीव करके, आप 2 मिनट वेट करो, मैं दोबारा ज्वाइन होती हूँ। नवीन सर, मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रही, एक बार मुझे को होस्ट बनाना। नवीन सर जी मैम। बनाना एक बार दोबारा को होस्ट। कट गया क्या? हाँ, वो नेटवर्क एरर आए थे। नहीं नहीं मैम, अच्छा अच्छा, को होस्ट बनाना है ना, ठीक 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 ठीक। हम्म। बना दिया मैम। अब देखो बच्चे, वीडियो दोबारा विजिबल है। लास्ट स्टेप पे समझाना। देखो वीडियो दिख रही है दोबारा? नो मैम। वेरी गुड। तो फिर अब मेरे नेटवर्क इश्यू स्टार्ट हो गया, मैं क्या करूँ, ये स्टार्ट दिखाई दे। क्या वीडियो ब्लैक आ रही है मैम? हाँ वो सर, मेरे ना कोई नेटवर्क एरर आ रहा है, मेरे को लग रहा है नेट स्लो हो गया इस चक्कर में ना। अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, इसीलिए मैंने लॉग आउट करके भी लॉग इन हुई।
वाईफाई से लगाएं कि फोन का नेट से? मैम सिम में 2 स्लॉट होंगे ना आपके? हाँ जी, अगर 2 सिम होंगे तो नेटवर्क चेंज करके देखिए फोन का। वही करने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा है अभी। जैसे मान लीजिए 2 सिम अगर फोन में होंगे तो एक का अगर नेटवर्क गया होगा, दूसरा सिम का बचा होगा। सर नहीं हो पा रहा है, तो मैं जुगाड़ नहीं लग पा रहा है। आप ऐसा करिए, इनकी क्लास ना चाहे कल या परसों रख दीजिए, क्योंकि नहीं हो पा रही है अभी ना। मैं सुनो, इसके अंदर नेट मान्य, आरपी, और शुभम, जो भी बच्चे हो लाइन पे, अमित, पुष्कर, यस सर। Yes, सभी Yes, लोग sir. सुन रहे हो सर। ना? तो आज जी की सर। मैम की क्लास ना यहीं होल्ड रखते हैं, उनका नेटवर्क का कुछ इशू है। शाम वाली क्लास है, अटेंड करना है सबको, ठीक है? वही 7:30 पे। Okay, sir. ठीक है सर। ठीक है, तो आज क्लास यहीं रखते हैं। ओके सर। ओके सर। और जो मैम अभी पढ़ाई उसको रिवाइज कर लो थोड़ा, तुम्हें टाइम मिल गया तो आधा घंटा रिवाइज कर लो, ठीक है? सर शाम वाला 7:30 पे है ना क्लास? 7:30, हाँ। ओके सर। बाय। रिकॉर्डिंग सर भेज दीजिएगा क्लास का। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल।